हेलो दोस्तों, आज दो बिंदुओं के साथ हम पुनः उपस्थित हैं जो इस पाठ के हैं तो छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक हमारे स्वास्थ्य से संबंधित एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर घर में प्रायः देखने को मिलती है। तो आइए उन दोनों बिंदुओं की बात करते हैं। वो कौन कौन से बिंदु है? पहला है हृदयी चक्र यानी कार्डियक साइकिल, और दूसरा है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हम साधारण और शॉर्टकट में बोलते हैं बीपी। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हृदयी चक्र क्या है। हृदय यानी हार्ट जो हमारा साइकिल है यानी कार्डियक जो साइकिल है वह क्या होता है। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियोस में हमने हृदय क्या है, उसकी संरचना, उसकी स्थिति, अंदर और बाहर की संरचना, एसए नोड, एवी नोड इत्यादि प्रकार की जो बातें हैं इनको समझते हुए हृदय की जो कार्यविधि होती है उसको भी समझ लिया है। यदि इन वीडियोस को आपने देखा नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इनको अवश्य देख लें, ताकि आगे जो आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो उनको देखना और समझना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं हृदयी चक्र यानी कार्डियक साइकिल। तो दोस्तों आपको पता है जब हृदय की कार्यविधि हम पढ़ रहे थे उस समय भी ये बात आई थी, बस उसी को संक्षेप में समझना है कि सर्वप्रथम क्या होता है। एसए नोड के विभव के कारण यानी एसए नोड की संवेदनशीलता के कारण, एसए नोड की विद्युत आवेग के कारण हृदय के जो आलिंद होते हैं संकुचन प्रारंभ करते हैं। यानी पहले आलिंद संकुचित होंगे, इसके बाद एक अंतराल में निलय संकुचित होंगे। फिर होता क्या है कि जब आलिंद संकुचित होगा तो आलिंद संकुचित होने के पश्चात आलिंद शिथिल होगा और निलय संकुचित होगा, फिर निलय शिथिल होगा, फिर से आलिंद संकुचित होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो प्रक्रिया जो होती है बार बार आवर्ती क्रम में चलती है। एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः आलिंद संकुचित होता है, यानी आलिंद संकुचित हुआ, शिथिल हुआ, फिर निलय संकुचित हुआ, फिर शिथिल हुआ और पुनः आलिंद संकुचित होता है। यानी ये एक क्रम के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद पुनः वही क्रिया दोहराई जाती है। और यह क्रिया 1 मिनट में 72 बार चलती है, लगभग 72 बार, क्योंकि हमारा जो हार्ट बीट होता है वह कितना होता है? 1 मिनट में 72 बार होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां से हम शुरुआत करते हैं, यदि हम ऐसा कहें कि जो आलिंद है, आलिंद, ठीक है ना, आलिंद क्या होगा? पहले संकुचित होगा और इसके बाद क्या होगा? शिथिल होगा, और फिर क्या होगा? फिर इसके बाद निलय। जब हम निलय में पहुंचते हैं तो वही प्रक्रिया निलय में चलेगी, फिर शिथिल होगी। तो कुल मिलाकर के आलिंद के संकुचन से लेकर के और पुनः निलय के संकुचन और शिथिलन से होते हुए, आलिंद के संकुचन और शिथिलन, फिर निलय के संकुचन और शिथिलन के पश्चात पुनः जब आलिंद संकुचित होता है तो यह एक पूरा क्या हो जाता है? चक्र कंप्लीट हो जाता है। यानी आलिंद के संकुचन से लेकर के और निलय के शिथिलन तक और पुनः आलिंद के संकुचन तक का जो चक्र है, जो एक क्रम है, इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? हृदयी चक्र कहते हैं। यानी इस चक्र में क्या होता है? ब्लड जो होता है वह कहां जाता है? शरीर तक पहुंच जाता है और शरीर से एक चक्कर करके वापस आ जाता है पुनः आलिंद में। आलिंद से चला, रक्त कहां चला? आलिंद से चला, निलय में पहुंचा, निलय से फेफड़े में और शरीर में गया, ठीक है ना, और फिर क्या? शरीर से पुनः वो आ जाएगा कहां? आलिंद में आ जाएगा। फेफड़े से पुनः कहां आ जाएगा? फिर आलिंद में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आलिंद के संकुचन और फिर शिथिलन, फिर निलय के संकुचन और शिथिलन, और फिर पुनः आलिंद के संकुचन की जो प्रक्रिया है, ये जो इसका क्रम है, यही क्या कहलाता है? हृदयी चक्र या कार्डियक साइकिल कहलाता है। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि जो कार्डियक साइकिल है यह जो होती है प्रति चक्र, क्योंकि अब है क्या कि 1 मिनट में तो 60 ही सेकंड होते हैं, परंतु जो हमारा हार्ट है वह 72 बार, 72 बार क्या कर लेता है? धड़क लेता है, यानी कि संकुचन और शिथिल कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? यदि हम इसको कैलकुलेट करें, निकालें, तो लगभग 0.8 सेकंड यानी 0.8 सेकंड का टाइम लेता है एक बार के हृदय चक्र में।
एक बार का जो हृदय चक्र होता है वह कितना टाइम लेता है? 0.8 सेकंड। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि 72 बार जो हृदय हमारा धड़कता है तो उसके हिसाब से यदि हम उसको प्रति चक्र, क्योंकि 72 बार हृदय धड़का मतलब 72 चक्र कंप्लीट होते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में हृदय चक्र कितने बार कंप्लीट होंगे? 72 बार। तो ऐसी सिचुएशन में 1 सेकंड में, यानी जो हमारा है एक चक्र जो होता है 1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो वो समय कितना होता है? 0.8 सेकंड प्रति चक्र होता है। यानी एक चक्र में, एक हृदय चक्र में कुल जो समय लगता है वो याद रखना है आपको, 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब थोड़ा सा आलिंद और निलय के पर्पज से, आलिंद और निलय के दृष्टिकोण से हम समझ लेते हैं कि संकुचन और शिथिलन में क्या टाइम लगता है। तो देखो प्रकुंचन में यहां पर आप देखिए थोड़ा सा, प्रकुंचन की स्थिति यदि आलिंद और निलय की देखें तो कितनी होती है? प्रकुंचन का मतलब होता है संकुचित होना, सिकुड़ जाना। तो सिकुड़न का जो समय आलिंद का होता है वो बहुत कम होता है, 0.1 सेकंड होता है। यानी आलिंद जो होता है वह जब संकुचित होता है तो उसका टाइमिंग क्या होता है? वह कितना होता है? 0.1 सेकंड होता है, यानी 0.1 सेकंड होता है। वही निलय जो समय लेता है वो कितना लेता है? 0.3 सेकंड का टाइम लेता है। यानी निलय का जो संकुचन होता है वो आलिंद की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अनुशिथिलन की बात जब करते हैं, यानी शिथिल हो जाना, यानी पुरानी पूर्व अवस्था में पुनः आ जाना, ठीक है, सामान्य स्थिति में आ जाना, ये क्या होता है? तो आलिंद इसमें कितना समय लेता है? सबसे ज्यादा विश्राम करता है, यानी 0.7 सेकंड का जो समय है वह आलिंद के शिथिलन का होता है, अर्थात सामान्य स्थिति में बना रहता है। यानी बहुत जल्दी संकुचित हुआ और फिर शिथिल रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा समय जो है, यदि एक चक्कर की बात करते हैं 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है तो उस टाइम में कितना वो 7 सेकंड, यानी 0.7 सेकंड का टाइम वो अनुशिथिलन में ले रहा है, यानी कि सामान्य अवस्था में ले रहा है। और निलय जो होता है वो कितना लेता है? 0.5 सेकंड ले रहा है, ठीक है ना। अब इस कैलकुलेशन से एक बात आपको ध्यान रखना है, यानी इन दोनों को यदि प्लस करें, निलय के लिए यदि हम ध्यान दें, निलय का जो कुल टाइमिंग देखें कि प्रकुंचन और अनुशिथिलन, यानी कुल मिलाकर के संकुचित होना और शिथिल होना, तो संकुचित होना 0.3 सेकंड और जो शिथिल होना वो कितना? 0.5 सेकंड, यानी 5 सेकंड। तो कुल मिलाकर देखें, जोड़े दोनों को तो कितना हो जाएगा? 0.8 सेकंड, ठीक है। ये टाइम कंप्लीट हुआ आपका, कौन सा? 0.8 सेकंड, जो पर चक्कर की बात याद हो। अब यहां भी देखिए, तो इसका भी देखिए, आलिंद कितना? 0.1 सेकंड, और जो यहां पर काहे के लिए? प्रकुंचन के लिए आलिंद कितना? 0.1 सेकंड, और अनुशिथिलन के लिए आलिंद कितना? 0.7 सेकंड। दोनों को जोड़ो तो यहां भी आएगा 0.8 सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि एक अवस्था ऐसी आती है इस हृदय चक्र में जब आलिंद और निलय दोनों किस अवस्था में होते हैं? विश्राम अवस्था अर्थात अनुशिथिलन की अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। तो वो यहां से निकाल सकते हैं, 1 सेकंड ये है, 7 सेकंड यहां पर देखिए 0.7 सेकंड अनुशिथिलन है। लेकिन हम देखें तो निलय का जो अनुशिथिलन होता है कितना होता है? 5 होता है। यदि इसको हम माइनस करें तो लगभग वो समय कितना निकलता है? 0.4 सेकंड का टाइम काहे में लगता है? अनुशिथिलन में लगता है, ठीक है ना। तो 0.4 सेकंड वह समय होता है जब आलिंद और निलय दोनों अनुशिथिलन की अवस्था में होते हैं, यानी दोनों सामान्य अवस्था में होते हैं। और नहीं तो क्या होता है? एक शिथिल होता है तो एक संकुचित होता है, एक संकुचित हुआ तो दूसरा शिथिल हुआ। तो इस प्रकार अल्टरनेशन इनका चलता रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है इस 0.8 सेकंड में कि 0.4 यानी आधा समय लगभग क्या होते हैं? विश्राम अवस्था में, अर्थात यह अनुशिथिलन की अवस्था में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विश्राम काल कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है ये चीज, ठीक है। तो 0.4 सेकंड का टाइम आलिंद और निलय दोनों के विश्राम अवस्था का होता है। ये तो बात हो गई काहे की? हृदय चक्र की। अब थोड़ा सा अब रक्त यदि हम देखें,
ये तो संकुचन और शिथिलन की बात हो गई। अब बात आती है कि रक्त की जो सप्लाई होती है वह पर चक्कर में कितनी होती है। तो ध्यान रखना है कि जो एक बार का जब हृदय संकुचन होता है और शिथिलन होता है, यानी एक बार का हृदय चक्र जो होता है उस चक्र में लगभग जो हमारा हृदय होता है 70 ml 70 मिलीलीटर जो ब्लड है इसकी सप्लाई कर देता है, यानी बाहर इसको पंप कर देता है। कितना? 70 ml जो ब्लड होता है इसको एक बार वो संकुचित हुआ, ठीक है, तो 70 ml जो ब्लड होता है उसकी शरीर में सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ये देखें कि 1 मिनट में कितनी सप्लाई करता है, तो ध्यान रखिएगा 1 मिनट में धड़कन कितनी बार है, यानी लगभग लगभग 70 से 72 है, यानी कि 72 से 75 का कैलकुलेशन यदि करें हम, तो यदि 75 बार ये धड़कता है, यदि सामान्य हृदय है, यदि 72 से 75 बार यदि वो धड़कता है, यानी कि इसका हृदय चक्र कंप्लीट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में लगभग 5 लीटर के आसपास जो ब्लड होता है वह क्या होता है, निर्गत किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि 5 लीटर के आसपास का जो ब्लड है यह 1 मिनट में हृदय क्या कर देता है, पंप कर देता है पूरे शरीर में। एक स्वस्थ मनुष्य का यह आंकड़ा है, ठीक है। ये तो बातें हो गई हृदय चक्र की, और जो हमारा ब्लड पंप किया जाता है शरीर में कितना किया जाता है, ये इसकी बातें हो गई। लगभग लगभग मोस्ट जितनी भी बातें थी वो हमने ले लिया है। तो आइए एक दूसरा जो हमारा बिंदु है वो क्या है, रक्तचाप, ठीक है ना। तो रक्तचाप क्या है पहले ये समझ लेते हैं। रक्तचाप जो होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीपी। सामान्य तौर पर हमारे घर के आसपास या हमारे घर में ही ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनको ये कहा जाता है, जो कहते हैं कि हमारा बीपी हाई है अथवा लो है, हमको बीपी की समस्या है, बीपी की बीमारी, तो ये वही वाली बीपी है। तो चलिए पहले सामान्य तौर पर बीपी क्या है ये समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में और हम बातें करेंगे। तो होता क्या है, जब हमारा हृदय होता है, हृदय का जो निलय होता है, जब निलय संकुचित होता है और जब निलय शिथिल होता है, तो ऐसे संकुचन और शिथिलन की स्थिति में जो रक्त धमनिकाएं होती हैं, धमनियां होती हैं, उन धमनियों में दाब ज्यादा और कम होता है। ऐसी सिचुएशन को ही रक्तदाब हम कहेंगे। तो आइए रक्तदाब क्या है थोड़ा सामान्य तौर पर समझ ले कि हृदय के संकुचन और शिथिलन के द्वारा, यानी जो हमारा निलय है वो संकुचित होगा, तब रक्त नलिकाओं में क्या होता है, एक रक्त के द्वारा उसकी दीवार पर एक दाब उत्पन्न किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसकी दो स्थितियां हैं। होता क्या है, जब निलय संकुचन की स्थिति में होता है, जब निलय संकुचन की स्थिति में होता है, तो उस समय जो रक्त धमनियों में दाब उत्पन्न होता है उसको हम प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये उच्चतम अधिकतम कितना इसको मापा गया है, 100 से लेकर के 120 के आसपास देखा गया है इसको, ठीक है ना। कई बार 130 भी हो जाए, 130 भी लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 से लेकर ये लगभग 130 के आसपास, यानी एवरेज जो निकलता है वो 120 के आसपास निकलता है। आप एक्चुअली में यदि मान के चले तो 120 हो जाएगा। यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है स्वस्थ मनुष्य में, वो कितना हो जाएगा, वयस्क और स्वस्थ मनुष्य में वो 120 के लगभग निकलेगा। ये कौन सी स्थिति होती है, जब निलय संकुचन की स्थिति में होता है, अर्थात प्रकुंचित होता है, सिकुड़ता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, निलय के शिथिलन की अवस्था, निलय के शिथिलन की स्थिति में जब निलय हमारा क्या हो जाता है, शिथिल होता है, सामान्य स्थिति में आता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुशिथिलन, अनुशिथिलन, ठीक है, दाब। तब चूंकि अब रक्त धमनियों में दाब कम होगा, तो उस दाब को जो न्यूनतम दाब लगता है, जब यानी कि निलय के शिथिलन की अवस्था में, शिथिल होने की स्थिति में रक्त धमनियों में, नलिकाओं में लगने वाला न्यूनतम दाब जो होता है वो क्या होता है, अनुशिथिलन दाब कहलाता है, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर, और इसको मिनिमम जो दाब इसका माना गया है वो कितना, लगभग 70 से 90 माना गया है। एवरेज में हम देखें तो कितना आता है, 80 लगभग आता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक सामान्य जो मनुष्य होता है, सामान्य जो मनुष्य है, वयस्क है,
उसका जो रक्त दाब होता है कितना होता है 120/80 होता है। अर्थात यदि हम ये कहें, कई बार इसको 80-120 भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना। तो 120/80 या 80-120 कहें, जो भी आप समझ सकते हैं, ये एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रक्त दाब की। अब रक्त दाब का मापन भी किया जाता है। तो आपको जब भी इस तरह की समस्याएं हुई होंगी, तो जब भी चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास आप गए होंगे, तो आपकी बांह में एक इसका मापन करने वाला एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? रक्त दाब का जो मापन करने वाला उपकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसकी खोज किसने किया था? तो एक डॉक्टर ही थे जिनका नाम था सिपियोन रिवा रोकाई। सिपियोन रिवा रोकाई, डॉक्टर सिपियोन रिवा रोकाई, जिन्होंने क्या किया था? स्फिग्मोमैनोमीटर को खोजा था, इसकी प्रक्रिया को खोजा था। तो आप जब भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो यहाँ पर एक पट्टी लगाते हैं और फिर उस पट्टी को एक मैनोमीटर से कनेक्ट करते हैं और फिर हवा भरते हैं उसमें, और यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि दाब टाइट हो रहा है। तो वो क्या है? एक उपकरण है जिसका नाम है क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे आपकी बीपी को मापा जाता है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो डॉक्टर करते हैं, प्रायः करते हैं जब भी आप बीमार होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इससे जो गंभीर बातें हैं इस बीपी से, इसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सामान्य तौर पर बीपी यानी सामान्य है तो ठीक है, थोड़ा अधिक 10-20 पॉइंट आगे पीछे चला जाता तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब ज्यादा की स्थिति आती है, जैसे डायस्टोलिक, जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है 130 से 50-40 तक तो हम मान सकते हैं, वयस्क व्यक्ति तो उसमें नॉर्मल ही है, लेकिन उससे ज्यादा यदि होता है तो थोड़ा चिंताजनक बात होती है, ठीक है ना। अब ये बात हम थोड़ा सा ये करते हैं कि ये स्थितियां कब आती हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होता है अथवा लो। दो स्थितियां इसकी होती हैं, या तो हाई हो जाता है या कि लो होता है। हाई हो जाने का मतलब ये दोनों मापांक जो है तो ये क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। यानी बीपी आपका जो यहाँ पे उसका पाठ्यांक होता है वो ज्यादा दिखाई देने लगता है, ज्यादा दिखने लगता है। तो ये कंडीशन क्या होती है ऐसी, क्या कौन सी ऐसी स्थिति होती है? तो हमारी रक्त नलिकाओं में जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज्यादा हो जाता है तो नलिकाओं में बहने वाला जो रक्त होता है उसका दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और ये किन कारणों से होता है? हमारे खान पान की अनियमितता की वजह से होता है। जैसे वसी जो पदार्थ हैं, जंक फूड हैं, इनको जब हम ज्यादा लेने लगते हैं तो ऐसी सिचुएशन में रक्त नलिकाओं में एक लेयर कोलेस्ट्रॉल की जमने लगती है, जिससे रक्त बहाव में समस्याएं आने लगती है। और उस टाइम पे हमारे जो रक्त दाब की सामान्य स्थिति होती है उससे कहीं हट करके और हाई लेवल पर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये हाई ब्लड प्रेशर को इतना हल्के से भी नहीं लेना चाहिए। और इसका एक कारण और भी है कि जो भी हम खाते पीते हैं, खाने पीने की अनियमितता तो वही है, इसके साथ साथ इसमें व्यायाम का या शारीरिक जो हमारा वर्क है इसकी कमी होना भी इसकी प्रमुख समस्या होती है, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। तो यदि खान पान सही कर ले और एक शारीरिक जो हमारा जितना हम भोजन ले रहे हैं उसके अनुपात में हम शारीरिक यदि वर्क करते हैं तो ये समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है ज्यादातर, ठीक है ना। तो अब ये सिचुएशन तो हो रही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे और बताएंगे हम कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है यही आगे चल करके यदि इसको ठीक ठाक से यदि इसका उपचार नहीं किया गया, इसकी देखभाल नहीं की गई, तो यही हार्ट अटैक का प्रमुख कारण बनता है। इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए जब भी इस प्रकार की समस्या हो तो समय रहते इसका हम निदान सोच लें। तो ये तो बातें हो गई। आज हम रक्तचाप की और हृदय चक्र की बात किए, और थोड़ा सा वीडियो लंबा भी है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि आवश्यक हमारे दैनिक जीवन से और हमारे स्वास्थ्यगत समस्याओं से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए हम इनको समझेंगे और आगे जीवन में इस प्रकार की कोई समस्याएं ना आए तो ऐसा हम कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद।